क्योंकि देखो चैप्टर बड़ा है तो समय तो लगेगा ना, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। हाँ तो रिप्रोडक्शन हो गया था, रिप्रोडक्शन ऑलमोस्ट डन है हमारा, क्योंकि रिप्रोडक्शन तो हम और ढंग से भी पढ़ेंगे ना फिर, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में, है ना। हो गया ये, रिप्रोडक्शन हो गया था। उसके बाद सेल्यूलर स्ट्रक्चर हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। चलिए बाकी के पॉइंट्स देखते हैं। ग्रोथ, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर रहे हैं। ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब क्या है, हम बहुत छोटे थे बड़े हो गए, ठीक है, और बड़े से छोटे नहीं हो सकते हैं। मतलब ये जो हमारी बॉडी में इंक्रीमेंट हुआ है ये इरिवर्सिबल है। क्या इंक्रीमेंट हुआ है, सेल डिवाइड हुआ है। इतना सा हाथ जब हम छोटे से थे, अब इतना बड़ा हो गया, सेल डिवाइड हो गए। सेल डिवाइड हो सकते हैं, सेल के अंदर मटेरियल भरा जा सकता है, सेल इनलार्जमेंट हो सकते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखूंगी, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन, लिखते चलिए साथ साथ, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। रेगुलर रिवीजन चाहिए इस चैप्टर का, किसी भी टाइम कुछ भी पूछ सकती हूँ। इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, डन बाय सेल डिविजन एंड सेल इनलार्जमेंट। या तो सेल का नंबर बढ़ा दो डिवीजन करके, या सेल का साइज बढ़ा दो, ठीक है। जैसे ये रहा, ये नंबर हो गया। सेल डिवीजन में क्या कर रहे हो आप, नंबर को इंक्रीज कर रहे हो, नंबर इंक्रीजेस, है ना। और इनलार्जमेंट में आप मास इंक्रीज कर रहे हो, ये देखो ये बड़ा हो गया है, ठीक है। गॉट माय पॉइंट, इंक्रीज इन मास। बेटा अभी मैं 2-4 लेक्चर में सिर्फ आपको कंटिन्यूस पढ़ाऊंगी, कोई डाउट्स नहीं लूंगी, तो बेटर है आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी ना लिखिए, क्योंकि मैं कुछ देख ही नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाती जा रही हूँ, ठीक है। ये क्या है आपका, सेल डिवीजन। सेल को डिवाइड करो, एक सेल से नया सेल बनाओ। सेल थ्योरी में पढ़ते हैं ना, न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, उसका ये आंसर है। इनलार्जमेंट, इनलार्ज कर दो, जैसे आप मोटे हो जाओ, इनलार्जमेंट, आपकी बॉडी में क्या हो गया, सब्सटेंसेस और भर गए हैं। उसी तरीके से सेल इतना सा है, उसके अंदर आपने बहुत सारा मटेरियल भर दिया, उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, एरिया बढ़ा दिया, तो वो इनलार्ज हो गया, ठीक है। लिख लो, लिखो 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 फटाफट। डन, चलो अब दूसरा क्या होगा। अभी मैं थोड़ा स्पीड में करा रही हूं, तो थोड़ा सा आप क्या करना, अगर छूट जाए तो फिर रिकॉर्डेड वर्जन में लिख लेना, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ के बाद और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है जो लिविंग नॉन लिविंग को अलग कर सकती है। भाई हम नॉन लिविंग में ऐसी कोई सेल ग्रोथ नहीं देखते हैं, और हमने लिविंग में देखी। अच्छा, और कॉन्शियसनेस, क्या, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, सेंस। जैसे किसी ने आपको पिन चुभा दी तो आपको एहसास हो गया, ठीक है। अब आप इस माइक को कितना भी मारो, इस माइक को आप कितना भी मारो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इस माइक को कितना भी आप मारो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या कर रहे हो, जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मैंने स्टिमुलाई बताया था, क्या बताया था, स्टिमुलाई बताया था। उस हिसाब से जब आपकी बॉडी को बाहर से कोई स्टिमुलाई मिल रहा है तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स दे रही है। आपने गर्म पानी में हाथ डाला, एकदम अवेयर कॉन्शियस हो गए आप लोग। अगर आपके पीछे से कोई आ रहा है, आप सड़क पे चल रहे हो, तो आपको एक एहसास होता है पीछे कि कोई आ रहा है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, जैसे स्किन पे किसी ने पिन चुभाई तो आपको सेंस हुआ, तो आपकी बॉडी क्या है, सेंस ऑर्गन से भरी हुई है। खाने का टेस्ट आप टंग से लेते हो, टंग इज अ सेंस ऑर्गन, ठीक है। गॉट माय पॉइंट। तो हमारी बॉडी में क्यों हम चीजों को, स्टिमुलस को रिसीव कर पाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम है, ठीक है। गॉट माय पॉइंट। इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ थोड़ा इसमें पैटर्न में, ये मैंने थोड़ा कर्सिव में लिखा है, यस, ठीक है। अब आप इसमें क्या लिखोगे, इट इज अवेयरनेस फॉर सराउंडिंग्स, है ना, अवेयरनेस फॉर सराउंडिंग। ये बॉडी की कैपेबिलिटी होती है कि वो स्टिमुलस को रिसीव कर सकता है, समझ सकता है नर्वस सिस्टम के द्वारा, न्यूरॉन के द्वारा, और फिर आंसर भी दे सकता है। अगर गर्म पानी में हाथ डालते हो, बहुत तेजी से गर्म पानी एकदम टच हो गया, तुरंत हाथ हटा लेते हो।
तो आपके जो न्यूरॉन है वो इस मैसेज को बता रहे हैं आपको कि ये डेंजर है, आपको हाथ हटाना है। ये थोड़ी कि बहुत बुलबुले पानी में आप डाल के बैठे हो हाथ और बैठे हुए हो और आपको कोई सेंस ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो अवेयरनेस फॉर सराउंडिंग, इट इज पावर ऑफ रिसीविंग स्टिमुलस। स्टिमुलस का कॉन्सेप्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मैंने क्लियर कर दिया था। ठीक है, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अवेयरनेस। ठीक है, इट इज पावर ऑफ रिसीविंग स्टिमुलस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम होगा तो सेंस ऑर्गन्स भी होंगे। अभी तो नर्वस सिस्टम पढ़ना बाकी है ना, यहां तो हम मोटा मोटा हिसाब देख रहे हैं। सेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, ये जो भी मैंने बोला था लिखवा दिया। रिस्पॉन्स इज गिवन टू स्टिमुलस, है ना। पानी बहुत गर्म है, ये स्टिमुलस है, आपने हाथ डाला तुरंत हटाया, ये रिस्पॉन्स है। ठीक है, आपके नर्वस सिस्टम ने आपको मैसेज दिया, समझे आप। और हाथ को डालना गर्म पानी में क्या है, स्किन को टच करना, एंड स्किन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। ठीक है, इज इट क्लियर? गॉट माई पॉइंट? अब ऐसी चीजें नॉन लिविंग में नहीं होती है। गॉट माई पॉइंट? इट इज पावर ऑफ रिसीविंग स्टिमुलस। ठीक है, इज इट क्लियर? आई बात समझ में? ये हमारी मतलब हमारी बॉडी क्या कर सकती है, बाहर से स्टिमुलस को ले सकती है। तो जिसको स्टिमुलस नहीं आता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंडोक्राइन सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स को दोबारा पढ़ें, क्योंकि स्टिमुलस में यहाँ अब नहीं बताने वाली हूँ। ठीक है, इतना नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये चैप्टर हो चुका है स्टिमुलस वाला, 1000 बार बता चुकी हूँ। ओके, उसके बाद और क्या क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है जो उनको यूनिक बनाता है? देखो, अगर हमें चोट लग जाती है तो हमारी बॉडी उस चोट को ठीक करती है, हीलिंग पावर, है ना। राजस्थान से रह रहे हैं, एकदम माइग्रेट होकर बैंगलोर में चले गए हैं, कंडीशंस चेंज होंगी, हमें इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडेप्टेशंस, है ना, कुछ ऐसी चीजें अपने अंदर लानी पड़ेंगी ना कि हम बैंगलोर में भी सरवाइव कर सकें। खाना अलग है, बातचीत अलग है, लोग अलग है। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग में देख रहे हैं, और हमारे अंदर लोकोमोशन की प्रॉपर्टी है। लिविंग, कोई भी लिविंग है वो लोकोमोशन कर सकता है, एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन पे चेंज कर सकता है ना। और क्या कर सकता है, एक्सक्रीशन कर सकता है, डाइजेशन कर सकता है, जो कि अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन कर सकता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रही हूं, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो, मल्टी सेल्युलर हो, कितना भी सिंपलर या कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, ये आपको कॉन्शियसनेस में क्यों लिखोगे, ये तो अलग से पॉइंट्स है ना भाई। थोड़ा सा अपने दिमागों को खोल के तो लेक्चर को देखो, क्वेश्चन पूछने से पहले थोड़ा तो देखो कि क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो। ये आप क्यों कॉन्शियसनेस में लिखोगे, कॉन्शियसनेस के पॉइंट्स खत्म हो गए हैं। और थोड़ा सा दिमाग को खुला रखिए, लेक्चर को अटेंड करिए। जब इतने स्मार्ट बच्चे हो तो स्मार्टनेस दिखाया भी करो। और फाइनली जब सब कुछ खत्म हो जाए तो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जो मैं कल नहीं बता पाई थी, भूल गई थी बताना। वो क्या है, मेटाबॉलिज्म। लास्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक, मैंने आपको कंटेंट्स लिखाए थे ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स में, उसमें मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म, है ना, हमने सेल्यूलर स्ट्रक्चर लिखा, ग्रोथ लिखी, रिप्रोडक्शन लिखा, एंड कॉन्शियसनेस लिखा, एंड हीलिंग, ये सब लिखा। तो मेटाबॉलिज्म भी है। देखो, ग्रोथ में एक्सेप्शन होता है पर बहुत बड़ा नहीं लेके चलते हैं। अब सैंड का टीला है, सैंड के टीले के ऊपर आप सैंड जमा करते जाओगे, वो ग्रोथ है। लेकिन सैंड का टीला गिर भी तो जाता है, पहले जैसा भी तो हो जाता है। तो प्रॉपर ग्रोथ कहाँ हुई लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स में? खुद से ग्रोथ कहाँ हुई? माइक पड़ा हुआ है, बढ़ थोड़ी जाएगा कुछ देर बाद वैसे। तो मेरे हिसाब से तो ग्रोथ में एक्सेप्शन इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म क्या होता है बताओ? ग्रोथ में इफ यू वांट यू कैन राइट एक्सेप्शन। ठीक है, माउंटेन का है,
माउंटेन का है, आप लिख सकते हो। अगर आपको लिखना है तो ग्रोथ में आप ये पॉइंट लिख लो, चलो मत हो कंफ्यूज। ग्रोथ में आप एक्सेप्शन लिख लो, लिखना चाहोगे लिख लो आप लोग, ठीक है। ग्रोथ में एक्सेप्शन आप लोग नीचे कंटिन्यू में लिखना, मैं ऊपर लिखा देती हूं एक्सेप्शन। हिमालयास, है ना, हिमालयास जो कि क्या है, नॉन लिविंग है। पर हिमालयस कैसी ग्रोथ शो करते हैं, हम तो इंटरनल ग्रोथ शो कर रहे हैं ना, इंटरनल ग्रोथ, चीजें ऐड होती जा रही हैं, सेल डिवाइड हो रहा है, अंदर ही अंदर इनलार्ज ही हो रहा है। तो नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ शो करते हैं लेकिन सिर्फ एक्सटर्नल ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है। हिमालयस नॉन लिविंग शो ग्रोथ ऑल्सो, ठीक है, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, डन। चलो अच्छी बात है ये तो, अगर आपको इतना याद रहता है तो वेरी गुड वेरी गुड। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हम बोलते हैं हमारी बॉडी क्यों लिविंग है, क्योंकि उसके अंदर सेल है। क्यों, क्योंकि सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म आपको क्या बताता है, साइटोप्लाज्म क्या बोलता है कि मैं प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा हूं, आप दुनिया जहान की रिएक्शंस करवा सकते हो। चूंकि वो लिविंग बॉडी के अंदर हो रही है तो आप उनको बायोकेमिकल रिएक्शंस भी कह सकते हो। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी बॉडी के हर एक सेल में पता नहीं कितनी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे, इट इज sum total of chemical reactions occurring inside each cell of living body। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। इसका मतलब होता है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में हम ले दे के केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या मैं इसको ये कह सकती हूं कि मेटाबॉलिज्म में ही लिखना, मेटाबॉलिज्म ऑल्सो कॉल्ड एज मेटाबॉलिक रिएक्शन। आप केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन पढ़ते हो, कोई भी रिएक्शन पढ़ते हो केमिस्ट्री में, तो क्या करते हो आप रिएक्शन में, क्या करते हो आप रिएक्शंस में। देखो बेटा, जिसका थोड़ा छूट गया है ना वो थोड़ा रिकॉर्डेड में लिख लेना, क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाएगा एक एक स्लाइड में, प्लीज इसमें थोड़ा कॉपरेट कर लो मेरे साथ, हाँ। चलो जो तक बता रही हूँ लिख लो। केमिस्ट्री में जब भी आप केमिकल रिएक्शन करते हो, एक तरफ क्या होते हैं, सबस्ट्रेट, ठीक है, और सबस्ट्रेट कन्वर्ट होकर क्या बना लेते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन का फंडा क्या होता है कि इधर आपका सबस्ट्रेट है, वो किस में बदलेगा, प्रोडक्ट में, है ना। और रिएक्शन को जल्दी करवाने के लिए मैं एंजाइम डाल दूंगी ना मैं एंजाइम्स, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है बच्चों कि इसी तरीके से हर सेल में ये रिएक्शंस होती है, मेटाबॉलिज्म बोलो, मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलो। तो ये रिएक्शंस क्या होती है, दो तरीकों से होती है। ये क्या होती है, दो तरीकों से होती है, टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म बोल सकते हो या मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोल सकते हो, ठीक है। कोई भी रिएक्शन हो, किसी भी टाइप की रिएक्शन होगी किसके अंदर, सेल के अंदर होगी। तो पहला तो मेटाबॉलिज्म जिस टाइप का वो है कैटाबॉलिज्म, या आप उसको कैटाबॉलिक रिएक्शंस कह सकते हो। दूसरा है एनाबॉलिज्म, जिसको आप एनाबॉलिक रिएक्शंस कहते हो, ठीक है। अब कैसे समझोगे इन रिएक्शंस को, बताओ, इन रिएक्शंस को कैसे समझोगे। कोई भी रिएक्शन है, सबस्ट्रेट तो चाहिए ही ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो पहले बेसिक समझो, फिर मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। कैटाबॉलिक रिएक्शंस ब्रेक डाउन रिएक्शन होती है। यहां पर हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो बड़ा है, बड़ी साइज का है, कॉम्प्लेक्स नेचर का है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। कैटा मतलब काटना, कैटा मतलब काटना, ठीक है, ब्रेक डाउन करना। तो उस बड़े सबस्ट्रेट को, कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट को मैं क्या करती जा रही हूं,
उस रिएक्शन में काटती जा रही हूँ, काटती जा रही हूँ, काटती जा रही हूँ, काटती जा रही हूँ, और बन क्या रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं। पर कैसे प्रोडक्ट बनेंगे, छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ब्रेकडाउन रिएक्शन में क्या है, ये बड़ा हो गया सबस्ट्रेट और छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए। अब कोई भी रिएक्शन होगी, एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा, या तो एनर्जी खर्च होगी या फिर एनर्जी यूज होगी। ठीक है, एनर्जी किसकी फॉर्म में हम लोग डील करते हैं बॉडी में, एटीपी। किसकी फॉर्म में, एटीपी। एटीपी का मतलब क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी समझने की जरूरत नहीं है, आगे चैप्टर्स में अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, अब आप बड़ी चीज को काट रहे हो, ठीक है, तो बड़ी चीज में अच्छी खासी एनर्जी स्टोर है, तो जब मैं इसको तोड़ूंगी तो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, है ना। व्हाट माय पॉइंट, इसका यहां उल्टा है, एनाबॉलिक मतलब ए से एनाबॉलिक जोड़ने वाली एडिशन रिएक्शन। यहां पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे सबस्ट्रेट है, पर छोटे 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 सबस्ट्रेट हैं, और मैं उनको जोड़ूंगी, मैं उनका एडिशन कराऊंगी, तो मुझे एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा बड़ा सा। क्या मैं कह सकती हूं कि एनाबॉलिज्म इज ऑपोजिट ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म इज ऑपोजिट ऑफ एनाबॉलिज्म, कह सकती हूँ। लिखो, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। यहां पर क्या है, छोटे छोटे सबस्ट्रेट्स को आप जोड़ रहे हो, चीजों को जोड़ोगे, पास में लेके आओगे, तो एनर्जी को यूज करना पड़ेगा आपको। तो यहां पर क्या है, एनर्जी यूज हो रही है ना कि रिलीज हो रही है। और क्या बनेगा, तो ऑपोजिट है ना, बिल्कुल क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, और क्या क्या फर्क आपको नजर आ सकता है इन रिएक्शंस में, ठीक है, दोनों ही सेल के अंदर होंगे, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म। एग्जाम्पल दे सकता है कोई, कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल, रेस्पिरेशन। क्या होगा, रेस्पिरेशन। चलो हम अपने अंदर रेस्पिरेशन कंसिडर करते हैं कि सेल के अंदर, भाई हमने खाना खाया, बड़ा सा पॉलीसैकेराइड वो मोनोसैकेराइड में टूट गया, मतलब ग्लूकोज में आ गया, ग्लूकोज सेल में आ गया, ये C6H12O6। ठीक है, अब ये ग्लूकोज के अंदर बहुत एनर्जी है, अब उस एनर्जी को मुझे यूज करना है सर्वाइवल के लिए, काम करने के लिए, तो उसको तोड़ूंगी तभी तो एनर्जी निकलेगी। किसकी प्रेजेंस में तोड़ूंगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है तो फिर वो रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। तो यहां पर क्या है, ये मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स है ना। अब अगर ये टूट गया तो बदले में प्रोडक्ट क्या बने, छोटे छोटे सिंपलर बनेंगे, CO2 प्लस H2O प्लस ATP रिलीजेस। ठीक है, ठीक है, रिलीजेस। और यहां पर ऑपोजिट क्या है, फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसीजर के थ्रू ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑपोजिट ही तो है, जस्ट आपको ऑपोजिट ही करना है। इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है ना, जुड़ते हैं, सनलाइट, वही एनर्जी यूज होगी दोनों को, CO2 और H2O को जोड़ने के लिए। यहां पर ठीक है, हमें क्लोरोफिल की जरूरत है, और क्या बनेगा, C6H12O6, और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। अब बताओ, ये दोनों रिएक्शन समझ में आई है ना। बैलेंस वैलेंस खुद करना, दिस इज नॉट अ केमिस्ट्री क्लास। ओके, ये बात क्लियर हो गई। अब ये हो गया, अब हमें ये पता है कि हर केमिकल रिएक्शन में हमें इंजाइम्स की तो जरूरत है ही। तो इधर है तब भी कोई ना कोई इंजाइम चाहिए, इधर है तब भी कोई ना कोई इंजाइम चाहिए, पर वो कौन सा इंजाइम है वो अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे जब चैप्टर आगे बढ़ेगा तो समझ में आएगा। ठीक है, तो रिएक्शन हर सेल के अंदर हो रही है, रिएक्शंस हर सेल के अंदर हो रही है। अब वो रिएक्शन कैटाबॉलिज्म भी हो सकती है, वो रिएक्शन एनाबॉलिज्म भी हो सकती है। मतलब इस सेल के अंदर एक बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़ों में भी टूटता जा रहा है, ठीक है, और छोटा टुकड़ा बड़े टुकड़ों में भी बन रहा है। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर, गॉट माय पॉइंट। चलो, है ना, आगे चलूं। जिन बच्चों का थोड़ा बहुत छूट गया है, क्लास खत्म होने के बाद अगर उनमें थोड़ी सी भी सिंसियरिटी बाकी है
तो जैसे कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप वापस से वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स को पढ़िए। ये बात है कि आपको मेहनत ही नहीं करनी है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, आपका कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है। जो बच्चे ध्यान से सुनेंगे उन्हें लेक्चर समझ में आएगा। मैं मानती हूँ कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं खड़ी होंगी और आपको हर चीज़ समझा पाऊंगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब ऑलरेडी जो चीज़ें बहुत पहले करवा चुकी हूँ वो चीज़ इतनी बार अगर मैं क्लास में रिपीट करवाऊंगी ना तो सिलेबस 3 साल में भी कवर नहीं होगा। अगर आप कहीं और भी पढ़ोगे, आपको यहाँ बेस्ट पता चल रहा है, लेकिन इससे पहले अगर आप स्कूल्स में पढ़ते तो ये थोड़ी कि आपकी मैम हर चीज़ का डाउट इस बीच में बताती होगी। घर पे जाओ, रिकॉर्डेड लेक्चर्स को दोबारा पढ़ो, हर एक आध दिन में मैं डाउट क्लियरिंग सेशंस रखती हूँ, आप पूछिए, ठीक है। गॉट माई पॉइंट? क्योंकि मेरा तो क्या, मैं तो लेक्चर देकर चली जाऊंगी, एग्जाम आपको देना है, मेहनत आपकी है, सक्सेस आपकी है, मेरी नहीं है। मुझे जितनी चाहिए थी मैं मेहनत करके गेन कर रही हूँ। क्योंकि नहीं, वो कमेंट्स पढ़ते हैं ना तो बच्चे अजीब से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब समवन इज आस्किंग मैम प्लांट इज अ लिविंग और नॉन लिविंग, व्हाट आंसर वुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम माय साइड? प्लांट एक लिविंग है कि नॉन लिविंग है? डू यू एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड? टेल मी। मीन्स व्हाट आर यू स्टडिंग फ्रॉम योर नर्सरी क्लास? जो भी क्वेश्चन पूछ रहा था कि मैम प्लांट लिविंग है कि नॉन लिविंग है, क्या उसने नर्सरी से पढ़ाई ही नहीं की है? प्लांट इज लिविंग और नॉन लिविंग, दिस क्वेश्चन अ बॉय इज आस्किंग फ्रॉम माय साइड। आप बताइए, एक फैकल्टी इसका आंसर देगी क्या? क्या वो बिल्कुल भी मजे से बैठी रहेगी? अपने आप को 2 मिनट के लिए यहाँ कंसिडर करके देखो, यहाँ खड़े रहकर देखो हर बच्चे की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है। गॉट माय पॉइंट? तो ये जो मेटाबॉलिज्म वाला टॉपिक है ये मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ और अभी भी पढ़ा रही हूँ, तो लेक्चर होने के बाद रिकॉर्डेड में पढ़ना। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मैं कल वापस समझाऊंगी, पर अभी दोबारा मेटाबॉलिज्म रिपीट नहीं करूँ, ठीक है। चलिए नाउ, अब मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? ओवरऑल मेटाबॉलिज्म में हमने क्या देखा? लिविंग रिएक्शंस देखी, लिविंग रिएक्शन। ये लिविंग रिएक्शंस किसके अंदर हो रही हैं? बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर सेल के अंदर, हमने पढ़ ली। टूटेगी तो कैटाबॉलिज्म, जुड़ेगा तो एनाबॉलिज्म, ले देके दोनों रिएक्शन चलती रहती है और हमारा सर्वाइवल चलता है। मेटाबॉलिज्म जिस दिन बंद, डेथ हो गई, ठीक है। आप अपनी बॉडी में डाइजेशन का एग्जाम्पल ले लो, जैसे अभी मैं डाइजेशन पढ़ाऊंगी आपको। डाइजेशन होगा, है ना। डाइजेशन में आप क्या करते हो? रोटी खाई आपने, है ना, आपने स्टार्च खाया, अब वो रोटी अंदर जाती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस पर गिरते हैं, वो उसको तोड़ते हैं। तो तोड़ने का क्या मतलब हुआ? कैटाबॉलिज्म की एनाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म। अब डाइजेशन अगर आपका खराब हो जाए, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम ढंग से ना गिरे, आपको पेट की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। डॉक्टर आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सिरप देगा, लो एंजाइम्स की कमी है। तो दिस इज कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। धीरे धीरे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। पूरा चैप्टर तो एक दिन में नहीं पढ़ा सकती ना, है ना। तो मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग रिएक्शंस होती हैं जो सेल के अंदर होती हैं। अब एक्सेप्शन, एक्सेप्शन तो है ना, एक्सेप्शन ये आखिरी कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स का। एक मिनट में टाइम देख लेती हूँ, थोड़ा ज्यादा ही पढ़ा दूंगी आज, है ना। एक्सेप्शन है ना, न्यूट्रिशन जरूर स्टार्ट करेंगे हम लोग। एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन होंगे? हम लेबोरेटरीज में टेस्ट ट्यूब में रिएक्शंस करते हैं, वो रिएक्शंस तो सेल के अंदर नहीं हो रही है, वो तो सेल फ्री सिस्टम में हो रही है। तो जब हम टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन करते हैं, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट डाला, फिर हम एक रिएक्शन करते हैं कि हम उसका कलर चेंजिंग देखते हैं कि एक काम करो ये डालो वो डालो, फिर बताओ क्या कलर आया, पर्पल कलर आया, वो ऐसे करते हैं ना हम लोग रिएक्शन, है ना। तो ये जो रिएक्शंस हैं जो उस टेस्ट ट्यूब में हो रही है, जो सेल के अंदर तो नहीं हो रही है पर हो रही हैं, क्या वो लिविंग रिएक्शंस हैं? यस, इट इज लिविंग। हम उसे नॉन लिविंग नहीं कह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट अगर प्लांट से आया है तो वो भी तो लिविंग पार्टी हुआ ना, जिसके साथ आप रिएक्शंस कर रहे हो। नॉन लिविंग को, इसको आप कितना भी छेड़ो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, क्या करेगा? कुछ थोड़ी करेगा आपके साथ। हाँ, ये कि ये डैमेज हो जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए वो एक अलग बात है ना। तो एक्सेप्शन में क्या होगा? इन टेस्ट ट्यूब रिएक्शंस आर लिविंग, ठीक है। गॉट माई पॉइंट? अभी बच्चा कोई डाउट ना पूछे क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है डाउट बताने का, एक आध दिन में मैं आपके डाउट्स ले लूंगी, फिर पूछ लेना। गॉट माई पॉइंट? आ गया एक्सेप्शन। बॉडी से बाहर भी रिएक्शंस हो रही हैं तो फिर काहे की लिविंग बॉडी की एक अलग पर्सनालिटी है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो एक कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसपे आप कह सकते हो कि लिविंग थिंग्स के अंदर इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आता है, ठीक है। बाकी सब में एक्सेप्शन देख लिया हम लोगों ने, ओके। चलो अब बेटा देखो, इंट्रोडक्शन हो गया,
कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, है ना। अब क्या पढ़ना है हमें? अब हमें एक्चुअली लाइफ प्रोसेसेस को स्टार्ट करना है। तो ये जितने भी मैंने लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक बताई, ये क्या है? ये लाइफ प्रोसेसेस हैं लिविंग थिंग्स के अंदर, जो उनको जिंदा रखती हैं, जो उनको सर्वाइवल करवाने पे मजबूर करती हैं कि आप सर्वाइव करो। अगर ये प्रोसेसेस आपकी बॉडी में नहीं होंगे तो आप डेड हो जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है न्यूट्रिशन। डाइजेशन तो बाद में होगा, पहले खाना तो खा लो। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है थोड़ा सा बता देती हूँ। मैं टाइम देखती हूँ कितना हो गया यार। 2 मिनट और बाकी है, इसको थोड़ा देख लेते। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? हम ये कह सकते हैं न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और वो न्यूट्रिएंट्स किस में होते हैं? खाने में, फूड में। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है? लाइफ प्रोसेसेस के बारे में मैंने इंट्रो में लिखवा दिया था, पीछे के लेक्चर्स देख लो जो पूछ रहा है। इनटेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। हमें ऐसा फूड खाना है जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो। अब आप बोलोगे मैम न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्यों जरूरी होते हैं? अगर नहीं हो फूड में न्यूट्रिएंट तो क्या नुकसान है? न्यूट्रिएंट्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, या ऐसे बायोकेमिकल्स होते हैं, या ऐसे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो मेरी बॉडी से हैं। ये जब सेल के अंदर जाएंगे तो या तो कैटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हो जाएंगे या एनाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। गॉट माय पॉइंट? तो न्यूट्रिएंट्स क्या, ये लास्ट लाइन लिख लो फिर मैं क्लास बंद करूं। न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस ठीक है, या फिर बायोकेमिकल्स कह सकते हो क्योंकि लिविंग बॉडी में प्रेजेंट होते हैं ना, या फिर बायोमोलिक्यूल, ठीक है। गॉट माय पॉइंट? अब कल मैं क्या पढ़ाऊंगी, कल मैं क्या पढ़ाऊंगी उसका हेडिंग लिख रही हूं जिससे कि आप मुझे याद दिलाओ। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स में आपको नाम पता चलेंगे कि किस प्रकार की न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उनमें एग्जाम्पल क्या आते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। कल मिलते हैं। अच्छा हाँ, कल या तो ये पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे, या फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के क्वेश्चन करेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम के। तो पढ़ के आना पूरा, ठीक है। ओके बाय।